Good morning to all. This is Dr. Mitesh Patel, Assistant Professor, Asset Management, Kadi. Today we are going to discuss about fundamentals of stock market. But before stock market, it is very important to understand what is investment. Because you already know what is the investment. But today we are discussing some basic fundamentals about investment and stock markets. So now let's start with the quote of Warren Buffett. I hope you know this person who is a well-known investor in a stock market. So he's said that money doesn't create a man, but it's a man who created money. So simply he want to say that don't run behind the money. If you use your mind, if you participate actively in stock market and any other option, you will get money enough for survival. So don't run behind the money. Money doesn't create a man, but it's a man who created the money. Now let's start with the first question. What is investment? Can anybody tell me what is investment is? What is investment? In a simple language, if you want to say, what is investment? Yes. Okay. Hello, sir. Yes. Process of investing money for profit. Okay. Correct. Process of investing money for profit, or we can say that we have to cover many things today in a 1 hour. So हम बहुत ज़्यादा discussion में नहीं जाएंगे because I have to cover many things. What is investment in a simple way? You are sacrificing something today for future benefits. You are sacrificing something today for future benefits. आज आप कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो. सेक्रीफाइस मतलब आप जो आज पैसे इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो इट मींस यू आर सेक्रीफाइसिंग टुडे फॉर फ्यूचर बेनिफिट. हमको फ्यूचर में कुछ मिले, उसके कारण आप आज सेक्रीफाइस करते हो. दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन अ डेफिनेशन. ठीक है. और इन्वेस्टमेंट बहुत टाइप के हैं, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा. जैसे कि म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है, बॉन्ड है, एफडी है, बहुत सारे, रियल एस्टेट है, स्टॉक, गोल्ड है, मेनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आर देयर. बट टुडे वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट. विल डिस्कस इन लेटर ऑन पार्ट, अगर ऐसा मौका मिला तो. ठीक है. नाउ देन इंपॉर्टेंट इज what is the difference between investor and speculator? We already know the investment. देखो एक और चीज है, काफी बार क्या होता है कि हमको पता होता है कोई चीज को हम समझते हैं बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. ड्यूरिंग वाइवा एक फाइनेंस स्टूडेंट को एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज बैंकिंग. व्हाट इज बैंकिंग? तो वो उसको पता ही है बैंकिंग क्या है, आपको भी पता है बैंकिंग क्या है. ठीक है. तो लेकिन वो जो चीज है जो आप अंदर से समझते हो, उसको एक्सप्लेन करना, सेंटेंस बनाना आना चाहिए. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इन शॉर्ट खुद को एक्सप्रेस करना आना चाहिए जिससे सामने वाले को समझ में आए. तो सिंपल टर्मिनोलॉजी पूछी थी कि व्हाट इज बैंकिंग. बट इसमें होता क्या है, हम जानते हैं कि बैंकिंग क्या है, ठीक है, अंदर से सब जानते हैं 100%, बट बोलना क्या है. सिंपल डेफिनेशन था कि अ बैंक हु इज प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज ऑफ बैंकिंग इज कॉल्ड बैंकिंग. ठीक है. हु इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस ऑफ बैंक इज कॉल्ड बैंकिंग. सिंपल डेफिनेशन था. बट उसको समझना और बोलना वो अलग चीज है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप आगे जाते हो, और समझना. ठीक है. नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर एंड स्पेक्युलेटर? व्हाट इज द डिफरेंस? यस. Investor in moderate risk and moderate return, and speculator in high risk and high return. Okay. One another difference is investor generally invest money for a longer period of time. Investor उसको बोलते हैं जो खुद का पैसा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करता है जनरली. एंड स्पेकुलेटर वो है जो जनरली शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है. बिकॉज इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव, ध्यान से समझना ये वर्ड्स, इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव है रिटर्न और स्पेकुलेटर का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट. ठीक है. और ज्यादा रिटर्न. अगेन आई एम रिपीटिंग, इन्वेस्टर हु इज इन्वेस्ट फॉर जनरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और स्पेकुलेटर जो होता है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है. एक और चीज है, जो इन्वेस्टर होता है वो जनरली
एवरेज और बिलो एवरेज रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखता है। जो इन्वेस्टर होता है वो एवरेज और बिलो एवरेज रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखता है, बट जो स्पेकुलेटर है उसको हाई रिटर्न एक्सपेक्ट करता है वो, ठीक है, इसलिए तो उसको स्पेकुलेटर बोलते हैं। दूसरा, दोनों में रिस्क कौन ज्यादा लेता है? जो इन्वेस्टर टेक अ लो रिस्क और मीडियम रिस्क एंड स्पेकुलेटर टेक अ हाई रिस्क, इसीलिए तो हाई प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन्वेस्टर एंड स्पेकुलेटर के। नाउ नेक्स्ट इज द 3 गोल्डन रूल फॉर ऑल इन्वेस्टर्स आर, ये 3 रूल हैं जो जनरली आपको ध्यान में रखने चाहिए। नंबर 1, जो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, देखो स्पेकुलेशन में बहुत रिस्क है। स्पेकुलेशन मतलब आप जानते हैं जो सट्टा लगाते हैं, जो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव जिसका होता है, ठीक है। तो बी ए इन्वेस्टर, बी ए गुड इन्वेस्टर, ठीक है, रादर। तो अगर गुड इन्वेस्टर बनना है तो ये 3 चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, इन्वेस्ट अर्ली, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना आप जल्दी क्या करो, इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, इन्वेस्ट अर्ली, ठीक है। सेकेंड, इन्वेस्ट रेगुलरली, रेगुलरली बेसिस पे यू हैव टू इन्वेस्ट, कभी कभी इन्वेस्ट मत करो। जैसे कि म्यूचुअल फंड है, ठीक है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हर महीने यू कैन पुट योर मनी इनटू म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो रेगुलरली इन्वेस्ट करो तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। एंड थर्ड, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म करेंगे तभी तो आप इन्वेस्टर कहे जाएंगे, ठीक है। सो ये 3 रूल हैं इन्वेस्टमेंट के। नंबर 1, इन्वेस्ट, जितना जल्दी हो सके उतना इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। आप बोलेंगे कि सर अभी तो हम कुछ कमा नहीं रहे, हाउ आई कैन इन्वेस्ट? तो यू कैन सेव योर पॉकेट मनी, आपको जो पैसे घर से खर्च करने के लिए देते हैं उसको आप थोड़ा सेव करके आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। भले 100 रुपीज 200 रुपीज डिपेंड्स, ऐसा जरूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट में आप डालो। अगेन आई एम रिपीटिंग, जरूरी नहीं है कि आप उसको स्टॉक मार्केट में डालो, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको कैसे यूज करते हैं जिसके फ्यूचर बेनिफिट मिले। क्लियर? सो इन्वेस्ट अर्ली, इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। यस, किसी ने मुझे बोला है गैम्बलिंग, काजल ने। एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली। वीडियो नॉट हैव अ साउंड, हाँ। ध्यान से लुक एट द वीडियो। At the end of video, you have to give the crux of this video. ये क्या बताना चाह रहा है? This is related to investment. Huh?
ओके, आई होप दिस वीडियो इज विजिबल एंड ऑडिबल। ज्यादा आवाज नहीं था इसमें क्योंकि इसमें कुछ डिस्क्राइब नहीं करते वो लोग। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट दिस वीडियो मीन? यस किरण। हेलो। यस किरण। हाँ सर, पेशेंस बहुत ही रिक्वायर होता है इन्वेस्टर को लिए। ओके गुड, देन और कोई? चलो पेशेंस चाहिए, मतलब ये एक्चुअली ऐसा जरूरी नहीं कि देखो कोई भी वीडियो होता है उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, और कोई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू उसका मीनिंग अलग है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू उसका मीनिंग अलग है, ठीक है? तो ओके ठीक है, चलो पेशेंस रखना चाहिए जब आप इन्वेस्ट करते हो। यस जानवी। सर उसने वो बेगर था, उसने ऐसा सोचा कि मैं नया हेड खरीदूंगा, अगर ज्यादा पैसे वाला हेड खरीदूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, उसने ऐसा सोचा। ऐसा पॉसिबल है कि नया हेड होगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा? ऐसा है? ऐसा होगा कि नहीं 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 नहीं, सही बात है। चलो ओके, दैट्स ओके। कोई और है जो इसको और कोई आंसर दे पाएगा कि ये क्या बता रहा है? यस सर। यस सोहेल। टाइम इन्वेस्टिंग, पूरा दिन वो बैठा रहा लेकिन कुछ नहीं मिला और दूसरे दिन सुबह में उसको मनी मिली। ओके वो तो ठीक है, वो तो वीडियो का मतलब वो कहना क्या चाहता है, दैट आई वांट, है ना? वो क्या कहना चाहता है वो तो मैं समझ गया। ओके ठीक है, चलो मैं समझा देता हूं अगर ऐसा है तो। ये एक्चुअली ये बता रहा है कि जब उसको पहले पैसे नहीं मिल रहे थे, आपने देखा होगा, ठीक है, फिर जब एक बार उसको पैसे मिले तो डायरेक्टली उसने क्या किया, ही बॉट अ न्यू कैप, ठीक है? तो उसने क्या किया, जब आपको पैसे आते हैं आपके पास तो उसको सही जगह पे पहले इन्वेस्ट करना सीखो, सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखो। इसने सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? बिकॉज ही हैज अ, उसके पास हैट था, उसके पास कैप थी, टोपी थी, तो नई कैप लाने का कोई मतलब नहीं है। एक और चीज समझो, ऐसा तो है नहीं कि आप नई कैप लाके रखोगे तो ज्यादा पैसा आएगा, ऐसा नहीं है ना? उल्टा क्या बोलेगा कि इसके पास तो नई कैप है तो ये भिखारी कैसे हुआ? हम नहीं बोलते हैं कि भाई इसके पास तो मोबाइल है, ये गरीब कैसे हुआ? इसके पास तो बाइक है, गरीब कैसे हुआ? है ना? तो ये डेफिनेशन चेंज हो जाती है। तो व्हेन जब मनी आपके पास आता है तो जब उसको इन्वेस्ट करते समय सोचो, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट मत कर दो जिसका कोई रिटर्न ही नहीं मिल रहा है। देखो अगर वो पुरानी कैप रखता तो फिर भी सेम ही उसको पैसे मिलते, बेगिंग के, जो भीख मांगता था उसको सेम ही पैसे मिलते, या नई कैप, तो नई कैप लाने का कोई मतलब नहीं है। राइट प्लेस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, काफी बार हमने समाज में देखा है, मैं एग्जाम नाम नहीं दूंगा, एक बंदा है जिसका सैलरी है 7 to 8,000 पर मंथ एंड यूजिंग 40,000 रुपीज मोबाइल फोन। One person having a salary of 7 to 8,000 and using rupees 40,000 mobile phone. It is necessary? It is basic necessity? Mobile phone? No. तो जनरली इंडिया में 80% लोग सही इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे एज पर वन रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। 80% लोग वो क्या करते हैं, दिखावे के पीछे इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम जन नहीं बोलते कि वानिया वो होते हैं गुजराती, हम वैसे हम तो थोड़ा भी सोच के इन्वेस्ट करते हैं। बाकी पीपल वो ऐसी जगह पे जैसे कि बाइक, देन कार, जो नहीं चाहिए, एक्चुअली बेसिक नेसेसिटी नहीं होती है, लेकिन ये सब पे खर्चा करते हैं दिखावे के लिए। सो ये वीडियो का सिंपल मीनिंग है, इन्वेस्ट एट राइट प्लेस। नाउ लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट वन। चलो अभी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, हम 5-10 मिनट डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टर क्या है, कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। नंबर 1, क्यूशियस इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर ऐसा है जो लो रिस्क लेता है। देखो अभी आप बोलेंगे सर ये इन्वेस्टर टाइप्स क्या होते हैं, तो इन्वेस्टर टाइप्स मतलब मैं और आप एक इन्वेस्टर हैं और आपके पापा भी, तो वो कोई एक कैटेगरी में फॉल होते हैं कि वो क्यूशियस इन्वेस्टर है,
वो कौन से टाइप के इन्वेस्टर है, तो हम वो समझ रहे हैं कि व्हाट इज कॉशियस इन्वेस्टर। तो ये कॉशियस जो इन्वेस्टर होता है वो लो रिस्क लेता है, थोड़ा ध्यान से फूंक फूंक के चलता है। देखो आपको पिक्चर से अंदाजा आ रहा होगा, वो फूंक फूंक के चलता है वो, हाँ, और वो वही जगह पे इन्वेस्ट करेगा जहां पे ज्यादा लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी समझते हो, जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सके। वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता है जहां पे मोर लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब देखो, सपोज हमने LIC में इन्वेस्टमेंट किया तो वो पैसा जनरली कैश में कन्वर्ट जल्दी नहीं होता है, LIC का पैसा जल्दी नहीं मिलता है। बट अगर आप FD करेंगे, म्यूचुअल फंड करेंगे, स्टॉक मार्केट करेंगे, तो वो जब चाहे आपको पैसा वापस मिलेगा। तो वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता है मोर लिक्विड और कम रिस्क, फूंक फूंक के चलता है। देन इमोशनल इन्वेस्टर, जनरली इंडिया में ज्यादातर इमोशनल इन्वेस्टर्स हैं। ये इमोशनल क्या होता है पता है, जो खुद का जजमेंट नहीं कर पाते हैं, खुद कुछ जजमेंट नहीं करते हैं। से फॉर एग्जांपल, हम नहीं बोलते हैं कि हमको किसी ने बोला कि ये तो बुरा बंदा है, तो हम सोच लेते कि वो बुरा है और उसको हम वैसे ही जज करते हैं। कोई फ्रेंड बोलता है कि ये अच्छा नहीं है, इसके आप फ्रेंडशिप मत रखना, तो हम सोच लेते कि वो बुरा है। हम दूसरों का टिप्स लेते हैं। टिप्स, स्टॉक मार्केट में टिप्स एक वर्ड है। टिप्स मतलब आपको ब्रोकर टिप्स देता है कि भाई कौन सा शेयर बाय करना चाहिए, कौन सा शेयर बाय नहीं करना चाहिए। तो जनरली इमोशनल इन्वेस्टर वो होता है जो दूसरे के कहने पे इन्वेस्ट करता है, खुद दिमाग नहीं लगाता है, इसलिए बहुत हाई रिस्की है। ठीक है, खुद का सुना एनालिसिस करने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। थर्ड, टेक्निकल इन्वेस्टर, ये ऐसा इन्वेस्टर, ये ऐसा बंदा है जो पास्ट के डेटा चेक करता है, मूवमेंट चेक करता है कि स्टॉक मार्केट में कैसी मूवमेंट चल रही है और उसके आधार पे वो इन्वेस्ट करता है। टेक्निकल, आपने देखा होगा, आप अगर कोई स्टॉक मार्केट के ब्रोकिंग फर्म में गए होंगे, ब्रोकिंग फर्म में, तो वहां पे चार्ट्स और ऐसे चार्ट्स दिखेंगे जो आपको अंदर पिक्चर में दिख रहे हैं। वो क्या है, वो चार्ट देख के, पैटर्न देख के, वो पास्ट के डेटा देख के फिर जाके कोई, जैसे कि भाई लास्ट 1 ईयर में भी रिलायंस का मैक्सिमम प्राइस 2000 रहा है सपोज, और अभी रिलायंस का प्राइस 500 है, इसका मतलब 2000 जाने वाला है। तो पास्ट के डेटा के आधार पे वो इन्वेस्ट करता है। देन बीजी इन्वेस्टर, ये बीजी इन्वेस्टर क्या होता है पता है, जो अप्स एंड डाउन को फॉलो करता है। मार्केट अप गया, डाउन गया, वो उसको प्रिसाइसली फॉलो करता है कि भाई अप्स हो रहा है, डाउन हो रहा है, और वो अप्स डाउन के आधार पे वो इन्वेस्टमेंट करता है। देन कैजुअल इन्वेस्टर लाइक मी, व्हाट इज कैजुअल इन्वेस्टर, वो कभी कभी इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट करने के बाद भूल जाता है कि उसने इन्वेस्टमेंट किया है। वो ऐसा मान लेता है कि मार्केट तो भाई ऑटोमेटिक चलेगा। इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये कैजुअल इन्वेस्टर ऐसा होता है, एक बार इन्वेस्टमेंट किया फिर भूल जाएगा। ठीक है, कि भाई कुछ हमने इन्वेस्टमेंट किया है, वो क्या सोचता है कि भाई बाकी सब ऑटोमेटिक वो रैंडमली चलेगा, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैजुअल इन्वेस्टर। एंड लास्ट, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। नाउ व्हाट इज इन्फॉर्म, ये ऐसे इन्वेस्टर है जिसके पास पूरी जानकारी होती है, जो खुद का नॉलेज भी यूज करते हैं, एक्सपर्ट का नॉलेज भी यूज करते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सॉरी न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और फिर जाके इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। तो ये ऐसे इन्वेस्टर है जिसके पास सब फंडामेंटल एनालिसिस होता है। फंडामेंटल समझते हो ना, कंपनी का एनालिसिस होता है, इकोनॉमी का एनालिसिस होता है, इंडस्ट्री का एनालिसिस होता है, जिसको हम EIC एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, चलो ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे नहीं जाएंगे बिकॉज ऑलरेडी मोर देन 20 मिनट्स हो गया है। अभी हम जाते हैं थोड़ा स्टॉक मार्केट पे, जो हमको ज्यादा कवर करना है। चलो, ये चार्ट क्या बताता है, रिस्क एंड रिटर्न। आई होप यू नो, मोर रिस्क मोर रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। सबसे कम रिस्क किसका है, हु हैज द लोवेस्ट रिस्क, ट्रेजरी बिल, और उसका रिटर्न भी क्या होगा फिर, कम। अगर रिस्क कम है, जो सिक्योरिटी में रिस्क कम है उसका रिटर्न भी कम होता है ना। तो ट्रेजरी बिल क्या होता है, ट्रेजरी बिल इश्यूड बाय गवर्नमेंट, ट्रेजरी बिल इश्यूड बाय गवर्नमेंट, इसलिए उसमें रिस्क कम होता है। इसको हम बाद में देखेंगे। दीज आर द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। देखो, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, प्रेफरेंस है, रियल एस्टेट, कॉमन से, रियल एस्टेट, कमर्शियल, फिर कॉइन एंड स्टैम्प, आर्ट्स एंड ऑब्जेक्ट, एंड हाईएस्ट रिस्क इज ऑप्शन इन फ्यूचर। ये स्टॉक मार्केट का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, स्टॉक मार्केट का, ऑप्शन एंड फ्यूचर। दिस इज द हाईएस्ट रिस्की ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, चलो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। आई होप यू आर कैपेबल टू गिव द आंसर। क्लियर, अभी पार्टिसिपेटिव, हाँ, अच्छे से आंसर देना, यू विल गेट
much knowledge about the stock market, fundamental knowledge. एक घंटे में वैसे डीप में नहीं जा सकते, but you will get enough knowledge. Now, there are two types of company. I hope you know, private limited and limited company. अगर आपने सुना हो, so there are two types of company. One is private limited and one is limited company. Can anybody tell me what is the difference between private limited company and limited company? Can anybody? What is the difference between private limited company and limited company? आपने देखा होगा, आप अगर आपके गांव के आजू बाजू में, सिटी के आजू बाजू में कुछ कंपनियां होती हैं जिसके पीछे लिखा होता है कि गोपाल ग्लास प्राइवेट लिमिटेड या सेरा लिमिटेड, ऐसा कुछ लिखा होता है लिमिटेड. तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है एक्चुअली? ओके चलो, आई विल एक्सप्लेन यू. ये हेलो. यस 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 प्लीज सर, कैन आई? यस 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 योर. हाँ सर, तो प्राइवेट लिमिटेड सर, प्राइवेट लिमिटेड मतलब होता है कि सर प्राइवेट होता है सर, उसमें गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस नहीं होता. ओके. और लिमिटेड होता है, उसमें गवर्नमेंट कंपनी होती है सर, एक टाइप से गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है. ओके ओके, करेक्ट करेक्ट, ओके ओके. हेलो. यस. हाँ सर, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, जो आईपीओ है ना, वही बार बार इश्यू करती है. Yes, yes, Kiran. Correct, correct. Okay, I'm discussing. Okay, thank you. Now, what is वो जो अतुल ने बोला वो भी सही है कि गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है, थोड़ा बहुत होता है प्राइवेट लिमिटेड में, बट लिमिटेड में ज्यादा होता है. नाउ जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, देखो शेयर तो दोनों इश्यू कर सकते हैं किरण, शेयर दोनों कंपनी इश्यू कर सकती है, वो प्राइवेट लिमिटेड हो या लिमिटेड हो, शेयर तो दोनों कंपनी इश्यू कर सकती है. बट नॉट, किसी ने मुझे चैटिंग में भी भेजा है कि लिमिटेड टू लायबिलिटी. नो, दोनों की लायबिलिटी अनलिमिटेड ही है. वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या लिमिटेड कंपनी हो, दोनों की लायबिलिटी अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब समझते हो कि अगर डेप्ट पे नहीं किया तो खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी. दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी. हमने स्कूलिंग में पढ़ा है, कॉमर्स वालों ने शायद. ठीक है. सो मैं बता देता हूं फटाफट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस प्राइवेट लिमिटेड एंड लिमिटेड कंपनी. तो जो दोनों कंपनी शेयर इश्यू कर सकती है, देखो दोनों कंपनी शेयर इश्यू कर सकती है, बट जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, उसके शेयर प्राइवेट हैंड में रहते हैं. प्राइवेट हैंड मतलब प्रमोटर्स के पास रहते हैं, ओनर्स के पास रहते हैं. वो ट्रेडिंग नहीं हो सकते स्टॉक मार्केट में. अगेन आई एम रिपीटिंग, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो भी शेयर इश्यू कर सकती है, बट उसके शेयर पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है, वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर नहीं कर सकती, इसीलिए वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडेबल नहीं है, प्राइस अप डाउन नहीं होगा. हालांकि जो लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी, वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर कर सकती है और उसके शेयर स्टॉक मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग हो सकते हैं. क्लियर. और एक चीज, ये कंपनी जो, चलो एक और चीज समझा देते हैं. अगर आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है या यू वांट टू एक्सपांड द बिजनेस, आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है और यू वांट टू एक्सपांड द बिजनेस, तो पैसे कहां से आएंगे? फर्स्ट ऑप्शन, खुद का पैसा. हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी डू नॉट हैव अ मच टाइम. अगर हमको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है या बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो ऑप्शन क्या है पैसे का? फर्स्ट ऑप्शन, यू कैन यूज योर मनी. सेकेंड ऑप्शन, यू कैन टेक अ लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन भी ले सकते हैं. थर्ड ऑप्शन, यू कैन इश्यू द शेयर्स. यू कैन इश्यू द शेयर्स, जिसको हम आईपीओ बोलते हैं, जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है. व्हाट इज आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए, देखो अगर आपको कम पैसे चाहिए तो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रखो. अगर आपको कम पैसे चाहिए तो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रखो. लेकिन अगर आपको बड़ा एक्सपांशन करना है तो आप लिमिटेड कर दो, फिर आप शेयर इश्यू कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में रजिस्टर भी कर सकते हैं. ठीक है. सो आईपीओ कौन ला सकता है? कोई भी लिमिटेड कंपनी जो है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कैन इश्यू द शेयर्स. हम जो बोलते हैं ना इश्यू द शेयर्स, उसको बोलते हैं आईपीओ, जिसका पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. एफपीओ क्या है वो हम बाद में समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. देखो ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट का हुआ क्यों है, काम क्या है एक्चुअली. दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस. सो आईपीओ कैसे होता है मैं आपको बता दूं. सपोज आई हैव अ कंपनी, मेरी कोई कंपनी है और मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, तो मैं आईपीओ ला सकता. आईपीओ मतलब शेयर
बाहर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक, फॉर यू एंड फॉर मी। तो मेरी कंपनी है, मुझे आईपीओ लाना है। अभी थोड़ा प्रोसेस समझा देता हूं फटाफट। आईपीओ का प्रोसेस ये है कि पहले आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का परमिशन लेना है जो आपकी कंपनी में है। दूसरा, आपको सेबी का परमिशन लेना पड़ता है। सेबी आपको ऑथोराइज कैपिटल देती है। आपको पता है ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है? मैक्सिमम आप कितने शेयर इश्यू कर पाएंगे, वो आपको मांगने पड़ते हैं कि भाई मैक्सिमम आपको कितने शेयर इश्यू करने हैं ये शेयर के। तो आप बोलेंगे कि सर मैक्सिमम हमको चलो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 5 लाख शेयर इश्यू करने हैं। मैक्सिमम हमको कितने शेयर इश्यू करने हैं? 5 लाख। तो हमको सेबी का परमिशन लेना है। सेबी ने हमको परमिशन दे दिया 5 लाख शेयर का इश्यू करने का। लेकिन अभी हमको 5 लाख शेयर इश्यू नहीं करने हैं, क्योंकि हमको अभी इतने ज्यादा पैसे चाहिए नहीं। क्योंकि जितने ज्यादा शेयर इश्यू करेंगे उतने ओनर भी बढ़ेंगे ना। जो लोग आईपीओ खरीदते हैं ना वो कंपनी के ओनर माने जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं, आईपीओ खरीदता है, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स, वो कंपनी के ओनर है। इसलिए सेबी ने हमको 5 लाख का ऑथोराइज दिया कि भाई 5 लाख तक आप शेयर इश्यू कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं चाहिए 5 लाख, हमको इश्यू नहीं करना है। मैंने 3 लाख शेयर इश्यू किए, ठीक है। और इश्यू करने के लिए फिर एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, एक लोकल न्यूज़पेपर में, एक नेशनल न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है। और फिर आपको जिसको भी आईपीओ खरीदना है वो एप्लीकेशन करेगा, एप्लीकेशन, ठीक है। और फिर आईपीओ का प्रोसेस होता है, उसको शेयर अलोकेट होते हैं। मैं बता दूं कैसे। चलो फिर एफपीओ समझ लेते हैं, फिर हम आगे जाते हैं कि कैसे अलोकेट होते हैं। चलो, कंपनी को कितने शेयर का ऑथोराइज मिला था? 5 लाख शेयर इश्यू कर सकती थी। सपोज सेबी ने 5 लाख का उसको परमिशन दिया था, बट हमारी कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए थे? फर्स्ट टाइम कितने शेयर इश्यू किए थे? 3 लाख। जो हम फर्स्ट टाइम शेयर इश्यू करते हैं उसको बोलते हैं आईपीओ। चलो, हमने 3 लाख इश्यू कर दिए थे। अगर हम फ्यूचर में 2 लाख शेयर फिर से इश्यू करते हैं तो उसको बोलते हैं एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। सेम शेयर हम दोबारा इश्यू करते हैं तो उसको बोलते हैं एफपीओ। प्रोसेस सेम है, सब कुछ सेम है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। रिसेंट एक आईपीओ आया था जो था एंजल ब्रोकिंग का। उसका प्राइस था, वो कितने का आईपीओ था पता है? 500 करोड़। 5 एंजल ब्रोकिंग का आया था। और एक एफपीओ आया था रिसेंटली जो यस बैंक का था, 15,000 करोड़ का था, ठीक है ना। तो आईपीओ क्या होता है? जो फर्स्ट टाइम होता है, और वही शेयर हम दोबारा इश्यू करते हैं, दैट इज कॉल्ड एफपीओ। क्लियर? चलो, अभी इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आपको शेयर चाहिए, आईपीओ खरीदना है, तो वो भी मैं समझा देता हूं कैसे करना है। देखो, आईपीओ खरीदना है तो एडवर्टाइजमेंट आती है, ठीक है। और ऐसा नहीं करना है तो देयर आर 2 वे फॉर परचेजिंग आईपीओ। नंबर 1, अगर आपको आईपीओ बाय करना है, इफ यू वांट टू बाय द आईपीओ, क्लियर, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? यू कैन कॉल टू ब्रोकर्स। अभी ये ब्रोकर्स क्या होते हैं, कोई समझा पाएगा? व्हाट इज ब्रोकर्स? क्या होता है ब्रोकर्स? तो ब्रोकर्स वो है जिसके पास हम डिमेट अकाउंट खुलाते हैं। एक और चीज समझा देता हूं, अगर आपको स्टॉक मार्केट में बाइंग सेलिंग करना है तो डिमेट अकाउंट कंपलसरी है। नाउ व्हाट इज डिमेट अकाउंट? तो जैसे हम पैसे रखने के लिए सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं, वैसे शेयर्स को रखने के लिए डिमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, ठीक है। तो और डिमेट अकाउंट किसके पास ओपन करवाते हैं? ब्रोकर्स। अब ये ब्रोकर्स कौन होते हैं? मैं थोड़े एग्जांपल दे देता हूं। मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, आईआईएफएल, ऐसे आपने कुछ नाम सुने होंगे जो शेयर मार्केट का काम करते हैं, वो ब्रोकर्स हैं। उसके पास आप डिमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको आईपीओ बाय करना है तो यू कैन कॉल टू ब्रोकर्स। आप ब्रोकर्स को कॉल करो और बोलो कि ये मुझे आईपीओ खरीदना है। वो क्या करेगा पता है? वो एक फॉर्म निकालेगा, उस पे आपकी सिग्नेचर करवाएगा और वो बैंक में जमा करवाना है हमको। आईपीओ खरीदने का फर्स्ट मेथड कि ब्रोकर को आप कॉल करो कि सर आई वांट टू बाय दिस आईपीओ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आईपीओ आया है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो यू कैन कॉल टू ब्रोकर्स को कॉल करो कि सर आई वांट टू बाय द आईपीओ। वो एक फॉर्म निकालेगा, उसको साइन करो और बैंक में दे दो, आईपीओ का प्रोसेस हो गया। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बट अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत डिटेल में है, हम बाद में कभी देखेंगे। फिर दूसरा मेथड, आप अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, तो इंटरनेट बैंकिंग में ये मैंने एक स्नैपशॉट लिया है, यहाँ पे एक ASBA आसपा का एक ऑप्शन आता है। ये बेस्ट ऑप्शन है,
ये मेरा इंटरनेट बैंकिंग का स्नैपशॉट है। यहाँ पे आसबा का एक ऑप्शन आता है, आसबा, उसमें आप देखो एक ऑप्शन है अप्लाई फॉर आईपीओ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना अप्लाई फॉर आईपीओ, तो जितने भी आईपीओ अभी ओपन हैं सब आपको दिखेंगे, सब दिखेंगे। और जो बाय करना है क्लिक करके बाय कर लो, सिंपल, कुछ नहीं करना है, 2 मिनट का काम भी नहीं है, ठीक है। सो देयर आर 2 मेथड फॉर बाइंग द आईपीओ, यू कैन कॉल टू योर ब्रोकर्स, और सेकंड यू कैन बाय ऑनलाइन फ्रॉम योर इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट। क्लियर? चलो, नाउ discuss somewhat about stock market. One question is that it is hard to make money in stock market. Most probably yes or no. Answer is mix. ठीक है, कोई बोलता है कि it is hard, कोई बोलता है it is not hard. अगर आप सही से स्टडी करते हैं फिर इन्वेस्ट करते हैं तो not hard. बट अगर आप ऐसे रैंडमली किसी के कारण पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बट ऑब्वियसली यू लूज योर मनी. नाउ व्हाट इज स्टॉक मार्केट? तो डेफिनेशन इज अ स्टॉक मार्केट का दूसरा नाम है इक्विटी मार्केट. वो ऐसा एक मार्केट है जहां पे स्टॉक्स का बाइंग एंड सेलिंग होता है, जहां पे स्टॉक का बाइंग एंड सेलिंग होता है. चलो मैं आपको 5 मिनट में हिस्ट्री समझा देता हूं, फिर हम आगे जाते हैं फटाफट. हिस्ट्री ऐसा है कि पहले क्या होता था पता है? सपोज पहले ऐसा होता था कि बहुत समय पहले, जब अगर आपको कोई कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो ऑनलाइन कुछ अवेलेबल नहीं था. यू कैन नॉट बाय ऑनलाइन. आपको कोई एक पर्टिकुलर प्लेस बॉम्बे जाना पड़ता था, जिसको हम दलाल स्ट्रीट बोलते हैं, आगे आएगा हिस्ट्री में. एक दलाल स्ट्रीट करके एक जगह है बॉम्बे में, वहां पे कोई पर्टिकुलर प्लेस पे आपको खुद जाना पड़ता था और शेयर बाय सेल कर सकते थे. पहले के जमाने में अगर आपको शेयर बाय सेल करने हैं तो ऑनलाइन नहीं होता था, आपको वो प्लेस पे जाना पड़ता था और वहां पे जाके बाय सेल. जैसे हम वेजिटेबल खरीदना है, हमको वेजिटेबल खरीदना है तो मार्केट जाना पड़ेगा ना, वैसे ही पहले अगर आपको शेयर खरीदना है तो मार्केट में जाना पड़ता था वहां पे, और वहां पे बाइंग सेलिंग होता था. और अगर आप बाय करते थे ना तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था कि भाई ये कंपनी के ये इतने शेयर आपने बाय किए. फिर अगर आपको सेल करना है तो फिर सर्टिफिकेट को ट्रांसफर करवाना पड़ता है. जैसे हम प्रॉपर्टी में नहीं करते हैं, मकान सेल करते हैं तो ट्रांसफर करवाना पड़ता है ना नाम, वैसे शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो यू हैव टू ट्रांसफर योर नेम. ये बहुत लेंदी प्रोसेस था, खर्चा बहुत होता था, आने जाने का खर्चा, सर्टिफिकेट का खर्चा. इसको रिमूव करने के लिए धीरे धीरे ऑनलाइन ट्रेडिंग का जमाना आया और अभी सब मटीरियलाइज, मतलब सब ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है. ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है जिसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक मार्केट. ठीक है, तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे हम शेयर का बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं. नाउ एक और क्वेश्चन है कि स्टॉक मार्केट की जरूरत क्या है? फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्टॉक मार्केट ना, इकोनॉमी को इंडिकेटर है ये, इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करता है अगर स्टॉक मार्केट अच्छा है तो. अगर स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है मतलब इकोनॉमी इज गुड, अगर स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है मतलब इकोनॉमी में थोड़ा प्रॉब्लम है. एक और चीज बता देता हूं कि स्टॉक मार्केट का यूज और क्या है. देखो, कोई सपोज, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरी कंपनी ने आईपीओ लाया था, सपोज मैंने अभी एग्जांपल दिया कि सपोज मेरी कोई कंपनी है, मैंने फर्स्ट टाइम कोई शेयर इश्यू किए. अगर मैं फर्स्ट टाइम कोई शेयर इश्यू करता हूं उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं. कौन सा? ये जो आईपीओ मार्केट है ना उसको प्राइमरी बोलते हैं, और ये स्टॉक मार्केट है ना उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं. कैसे? पता है क्यों? अगर मेरी कंपनी को कोई शेयर इश्यू करने हैं, ठीक है, तो वो आईपीओ लाएगा. वो आईपीओ लाने के बाद मुझे वो शेयर को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करवाना पड़ता है. मैंने आईपीओ लाया, फिर वो शेयर मुझे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करवाना. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. डी मार्ट का एक आईपीओ था 299 रुपीज का. देखो, आईपीओ का प्राइस 10 रुपीज भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कंपनी. तो डीमार्ट में एक आईपीओ लाया था कुछ समय पहले जिसका प्राइस था 299. तो सबने 299 में खरीद लिया. 2019 की बात है, 2019 की बात है ये. तो सबने 299 में परचेस कर लिया. लेकिन फिर मेरी, सपोज आई एम अ डीमार्ट ओनर, मैंने आईपीओ लाया है, तो मैंने आईपीओ इश्यू किया, सबने बाय भी कर लिया. मुझे वो डीमार्ट का आईपीओ अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करवाना है और मैंने लिस्टेड भी करवा दिया. ठीक है, उसका प्रोसेस होता है. उसका खुलने का एक दिन होता है कि कौन से दिन पे वो आईपीओ खुलेगा स्टॉक मार्केट में. देखो, जब मैं फर्स्ट टाइम शेयर इश्यू करता हूं दैट इज कॉल्ड आईपीओ. लेकिन अगर उसको मुझे बेचने के लिए जाना है या और शेयर बाय करने हैं तो कहां पे जाना पड़ेगा? स्टॉक मार्केट. अगेन आई एम रिपीटिंग,
आपको फर्स्ट देखो, मेरी कंपनी ने आईपीओ इश्यू किया, आपने शेयर खरीद ली सॉरी, अगर वो शेयर आपको बेचने हैं और बेचने नहीं है और ज्यादा चाहिए, तो आपको कहां पे जाना पड़ेगा? स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट का काम ये है, जो ऑलरेडी शेयर इश्यूड हो चुके हैं उसका बाइंग सेलिंग करने का काम कहां पे होता है? स्टॉक मार्केट। ठीक है, हम डीमार्ट की बात कर रहे थे। डीमार्ट में ये है कि मैंने 299 का शेयर इश्यू किया था, फिर मैंने स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करवाया। जिस दिन खुला ना वो 600 पे खुला था। कितने पे खुला था? 600। एक ही दिन में डबल पैसे। अभी आप बोलेंगे सर ये तो यही करना चाहिए ना, बट भाई आईपीओ ऐसे जो अच्छी अच्छी कंपनी के आईपीओ होते हैं ना, वो जनरली सबको लगते नहीं है। आप 10 एप्लीकेशन करते हो ना, कभी ऐसा होता है कि एक ही एप्लीकेशन में आपको आईपीओ नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन मिलता है। और आपने 50 एप्लीकेशन किए तो शायद ऐसा हो कि एक आध एप्लीकेशन में लगे। शायद 50 एप्लीकेशन मतलब सोचो 50 डिमेट अकाउंट चाहिए। 50 क्या चाहिए? डिमेट अकाउंट। एक एप्लीकेशन एक डिमेट अकाउंट से होता है। आपने 10 डिमेट अकाउंट किसी के यूज किए। लोग क्या करते हैं पता है? स्टॉक मार्केट में दूसरे के डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं रेंट पर। सोचो, हम तो घर सुना है रेंट पर, डिमेट अकाउंट रेंट पे होता है। तो 10 डिमेट अकाउंट मैंने लिए, 10 में अप्लाई किए। कभी लगता है कि कभी एक भी आईपीओ नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आईपीओ को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर किया जाता है, फिर आप बाइंग सेलिंग करने के लिए स्टॉक मार्केट का यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द ट्रेडिंग टाइम ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है इंडिया में? तो इंडिया में स्टॉक मार्केट मंडे टू फ्राइडे चलता है 9:15 to 3:30। लेकिन अगर आपको, यहाँ पे एक मिस्टेक है, अगर आपको इसको बोलते हैं 9 to 9:50, 9 से 9:15, ये 100 हो गया है, बट दिस इज 9 to 9:15। ये मार्केट शुरू होता है 9:15 पे, लेकिन 9 से 9:15 इसको बोलते हैं प्री ओपनिंग मार्केट सेशन। मतलब आप पता है 9 मार्केट 9:15 बजे स्टार्ट होने वाला है, बट 9 से 9:07 तक, 9 से 9:07 तक आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, ऑर्डर डाल सकते हैं। बाइंग सेलिंग एक्चुअली होगा नहीं, वो तो 9:15 के बाद ही होगा, बट 9 से 9:07 आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। फिर स्टॉक मार्केट क्या करती है पता है? 9:08 से 9:11 वो मैचिंग करती है कि भाई ऐसे ऑर्डर अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि आपने बाय बोला है तो सामने सेल करने वाला होना चाहिए ना, और आपने सेल किया है तो सामने बाय करने वाला होना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट का टाइम है 9:15 से 3:30, बट 9 से 9:15 आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, I hope you know how many, can anybody tell me how total in India, how many stock markets are there in India? How many stock markets are there? 3. Hello sir. Yes 3 sir. 3. BSc sir. Okay 3. Okay, तो तीसरा कौन सा है मुझे बता दो। 2 तो मैंने लिखे हैं। कौन सा? ओके MCX. ओके मैं, चलो ठीक है, समझ लेते हैं। देयर आर टोटल 23 स्टॉक मार्केट्स आर देयर। इंडिया में कितने स्टॉक मार्केट्स हैं? 23 स्टॉक मार्केट्स आर देयर। 2 मेन है, 2 नेशनल, 2 स्टॉक मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये 2 मेन है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये दोनों, बाकी रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है। पता है अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, बड़ौदा स्टॉक एक्सचेंज है, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है। टोटल 23 स्टॉक्स एक्सचेंज आर देयर। ठीक है, इसको याद रखना। चलो हाँ, लेकिन 2 मेन है, बीएससी और एनएससी। चलो हम बीएससी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। बीएससी थोड़ा शॉर्ट में, फटाफट। बीएससी का पूरा नाम क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये बीएससी जो है ना, वो सबसे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और आपको पता है बीएससी को, ये बीएससी का जो प्राइस बनता है वो बीएससी में कितनी कंपनी इंक्लूड है? टोटल कितनी कंपनी रजिस्टर है पता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मोर देन 5000 कंपनी रजिस्टर्ड है। नहीं, वो तो 30 के आधार पे तो प्राइस डिसाइड होता है। टोटल कंपनी कितनी रजिस्टर्ड है बीएससी में? तो मोर देन 5000। और जो बीएससी का प्राइस डिसाइड होता है ना, प्राइस जो अभी 38,000 समथिंग है, 38,000 समथिंग, ये जो प्राइस डिसाइड होता है ना, वो टॉप 30 कंपनी को बना के मिलता है। टॉप 30 कंपनी, जो इंडिया की अच्छी टॉप 30 कंपनी है, जो मार्केट को रिप्रेजेंट करती है, वो 30 कंपनी को मिला के ये बीएससी का प्राइस बनता है। ठीक है, और एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। दूसरा है एनएससी।
largest stock exchange in India, largest stock exchange in India, and third largest in the world in term of volume and transaction. वॉल्यूम के में ये तीसरे नंबर पर है. और एनएससी में जो प्राइस बनता है जिसको हम बोलते हैं निफ्टी, वो कितने कंपनी का मिला के बनता है? 50. ठीक है. तो बीएससी जो कंपनी है वो 30 कंपनी को मिला के बनता है, और जो एनएससी कंपनी है वो 50 कंपनी को मिला के उसका प्राइस बनता है. सो दीज आर द टू मेन स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया. नाउ एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं. In India, BSE has the highest number of listed company in the world, more than 5,000. The oldest stock exchange in the world is Amsterdam Stock Exchange. In India, अभी ये बहुत important sentence है. In India, less than 5% saving goes and investment into equity. Equity मतलब stock market. इंडिया में जितना भी सेविंग होता है, जितना भी सेविंग करते हैं लोग, 5% से भी कम लोग स्टॉक मार्केट में डालते हैं. मतलब सोचो कितना स्कोप है इसमें. 5% से कम लोग इन्वेस्ट करते हैं जो सेविंग करते हैं. इसमें दो टर्म है, बियर एंड बुल. बियर का मतलब होता है अगर स्टॉक मार्केट अप जा रहा है, स्टॉक मार्केट इंक्रीज हो रहा है, अप जा रहा है, उसको बोलते हैं बियर. और अगर स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है उसको बोलते हैं बुल. ये दो वर्ड बहुत यूज होता है. बियर मतलब मार्केट अप जा रहा है, बुल मतलब मार्केट क्या जा रहा है? डाउन. चलो ये कुछ हिस्ट्री है. सर. यस सर, बुल मार्केट तो अप नहीं जाता है मार्केट. बुल अप जाता है, बियर डाउन जाता है. ओके ओके. बुल अप एंड बियर इज डाउन. चलो ये टोटल अब तक स्टॉक मार्केट को 145 इयर्स की जर्नी है, हिस्ट्री है. ठीक है. उसमें हम ज्यादा हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे, ये पेज पे जाएंगे, फिर हम आगे जाएंगे फटाफट, बिकॉज वी हैव ओनली 15 मिनट्स. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया. पहले जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था वो दलाल स्ट्रीट, देखो यहाँ पे लिखा है दलाल स्ट्रीट इन 1874. ठीक है. वहां पे स्टार्ट हुआ था, और एक बनियन ट्री के नीचे पहले ये स्टॉक मार्केट चलता था. फिर एक जगह थी जहां पे ये स्टॉक मार्केट चलता है, मैंने बोला ना वहां पे जाके आपको बाइंग सेलिंग करना पड़ता है. उसको बोलते हैं पीजे टावर इन हिज मेमोरी. वो टावर को बोलते हैं पीजे टावर, जहां पे ये स्टॉक मार्केट पहले शुरुआत हुआ था. क्लियर. नाउ देखो ऐसे मार्केट होता था. आई होप यू कैन सी दिस पिक्चर. सब जगह सब खड़े हैं, फिर बाइंग सेलिंग का बोली लग रहा है. जैसे कॉमोडिटी मार्केट में होता है ना प्राइस बोलना, वैसे प्राइस और स्क्रीन होते थे. तो ऐसे बाइंग सेलिंग होता है. आपने शायद गुरु मूवी देखा होगा, गुरु अभिषेक बच्चन का. वो गुरु मूवी जो है ना, वो ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट बताता है. देखो ये हिस्टोरिकल है, फॉरेन का ही है, NYSE. ऐसे सर्टिफिकेट मिलते थे आपको. बॉम्बे का, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सर्टिफिकेट है, देखो पुराना वाला. ऐसे सर्टिफिकेट मिलते थे आपको. देखो कुछ आप एक चार्ट देखो, ये BSE का चार्ट है, ध्यान से देखना. ये चार्ट कितना, देखो जब ये 2016 का है, यहां से 2016 शुरुआत हो रहा है. देखो डाउन कितना था यहाँ पे, जो मेरा कर्सर अगर आपको दिख रहा है तो डाउन दिखेगा ना, तो बिलो 20,000 है. देखो आज 22,000 समथिंग है, 22,000 23,000 इन 2016 में मार्केट कितना था? 22-23,000. आज मार्केट देखो, आज ये लास्ट 7 तारीख का लिया है मैंने, 7 सितंबर का. मार्केट है 38,000. कितना मार्केट था? 22,000 था 2016 में. देखो इसका इंप्रूवमेंट देखो कैसे ग्रोथ हो रहा है. और ये बीच में दिख रहा है आपको, नेगेटिव गया था 2020 में. नेगेटिव क्यों गया होगा ये नेगेटिव? पता है स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट हुआ था. किसका इंपैक्ट हुआ था? देखो ये शार्पली नेगेटिव है. देखो किसका इंपैक्ट हुआ था? कोरोना का, है ना. यस, ये जो नेगेटिव दिख रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना. फिर अप हो रहा है देखो, और अभी 38,000 है. सो दिस वे द मार्केट वर्क्स. चलो आपको एक और क्वेश्चन होगा कि सर ये प्राइस अप डाउन कैसे होती है? तो प्राइस प्योरली बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. जैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, सब्जी मार्केट में, कि जिसका डिमांड ज्यादा है उसका प्राइस बढ़ेगा, जिसका डिमांड कम है उसका प्राइस कम होगा. लेकिन
लेकिन कभी कभी आर्टिफिशियल डिमांड भी लोग बढ़ा देते हैं, मार्केट को मिसलीड करते हैं। पता है आर्टिफिशियल डिमांड क्या होता है? आर्टिफिशियल खुद क्रिएट किया गया हो ऐसा डिमांड। देखो जनरली ये कंपनी का प्राइस, सिंपल रूल है, जो कंपनी का डिमांड बढ़ेगा शेयर का, उसका प्राइस बढ़ेगा, और जो कंपनी का शेयर का प्राइस कम होगा, डिमांड कम होगा, उसका प्राइस कम होगा। और ये डिमांड क्यों बढ़ता है भाई? सिंपल है, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट अच्छा है, डिविडेंड अच्छा दे रही है, तो कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। इसलिए कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी सो देयर प्राइस विल गो अप। एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल डिमांड। कभी कभी पता है आर्टिफिशियल डिमांड, हमने कुछ समय पहले वो ओनियन डुंगरी जो होती है, ओनियन, उसका आर्टिफिशियल डिमांड देखा था। पता है मार्केट में ऐसा नहीं था कि ओनियन नहीं था, बट कुछ लोगों ने उसको स्टॉक करके रखा था, कुछ लोगों ने ऑनियन को स्टॉक करके रखा था, वो नहीं बेच रहे थे। तो क्या हो रहा था, हमारा डिमांड बढ़ रहा था लेकिन सामने से ओनियन नहीं आ रहा था, इसलिए प्राइस 100 से आप चली गई थी। आपने देखा हो, सुना हो तो, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल डिमांड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हर्षद पारेख का, अगर आपने हर्षद पारेख का नाम सुना हो, हर्षद पारेख स्कैम अगर आपने सुना हो, ठीक है, तो वो हर्षद पारेख में क्या था कि एसीसी कंपनी का नाम, आपने एसीसी सीमेंट का नाम सुना होगा, एसीसी सीमेंट, उसमें क्या हुआ था पता है कि उसने आर्टिफिशियल बाइंग करवाई। आर्टिफिशियल मतलब सबको बोला कि बाइंग करो, आर्टिफिशियल बाइंग की थी। अभी आर्टिफिशियल बाइंग से हुआ क्या, डिमांड बढ़ गया, और डिमांड इतना बड़ा कि उसका प्राइस जो 200 था, शायद 200 या 300, वो 2000 तक हो गया था, 10 गुना। ठीक है, उसका प्राइस ऑलमोस्ट 2000 का, सॉरी 200 का 9000 तक हो गया, सॉरी 2000 का 9000 प्राइस हो गया था। सुनो, आर्टिफिशियल डिमांड ना, कंपनी में ऐसा कोई अच्छी चीज नहीं थी, कंपनी में ऐसी कोई अच्छी चीज नहीं थी, बट आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ाते गए खुद आसपास। तो क्या हुआ कि प्राइस 200, 300, 9000 तक पहुंच गया। फिर उसने क्या किया पता है, सब शेयर बेच दिए और कंपनी डाउन हो गई, सब लॉस, जितने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था बिना सोचे सबको लॉस हो गया। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल डिमांड। हर्षद पारेख का केस आप, हर्षद मेहता का केस आप एक बार पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो कुछ फैक्ट्स देखते हैं, स्टॉक मार्केट के फैक्ट्स देखो। 1919 में स्टॉक मार्केट 1000 रुपीज था, सेंसेक्स। फिर 5000 क्रॉस कब किया, 1990 मतलब 2000, करीबन 2000। फिर 10,000 कब क्रॉस किया, 2006 में, मतलब 5000 क्रॉस करने में 5 साल लगे। और 2010 तक देखो 20,000 हो गया, डबल। और अभी सितंबर 2018 में 38,000, मतलब अभी 38,000 समथिंग है प्राइस। तो देखो कितना ग्रोथ हो रहा है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। काइंड्स ऑफ ट्रेडिंग, 2 टाइप के ट्रेडिंग होते हैं जनरली स्टॉक मार्केट में। एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग और दूसरा होता है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। हम थोड़ा स्पीड में जाएंगे बिकॉज वी डू नॉट हैव अ मच टाइम, और अब 5-10 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा होगा। सो व्हाट इज इंट्राडे? इंट्राडे का मतलब होता है वही दिन पे बाय करना और वही दिन पे सेल कर देना। आप रिवर्स भी कर सकते हो, पहले सेल भी कर सकते हैं फिर बाय भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं शॉर्ट। ठीक है, पहले इंट्राडे समझते हैं। इंट्राडे का मतलब होता है सेम दिन पर बाय करके सेल करना या सेल करके बाय करना। आप रिवर्स भी कर सकते हैं, पहले बाय करो शाम को सेल कर दो, इसमें मार्जिन सेटलमेंट होता है। और रिवर्स, आप सुबह सेल करो शाम को बाय करो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है इंट्राडे में। अभी एक चीज है, अगर आपने, ध्यान से सुनना, इंट्राडे में अगर आपने सुबह सेल कर दिया, क्यों सेल करेंगे? क्योंकि आपको लग रहा है कि शाम को प्राइस कम होने वाला है तो मैं बाय कर लूंगा। सुबह आपने प्राइस शेयर सेल कर दिए, क्यों सेल किए? क्योंकि आपको लग रहा है कि शाम को प्राइस कम होगा तो मैं बाय कर दूंगा तो मुझे फायदा होगा। लेकिन आपने सुबह सेल किए, शाम को बाय नहीं किए तो आपको पेनल्टी लगता है। क्या लगता है? पेनल्टी। लेकिन दूसरा केस, आपने सुबह बाय किए, शाम को सेल करना भूल गए तो वो डिलीवरी हो जाता है। किसमें आ जाता है? डिलीवरी, मतलब आपके अकाउंट में आ जाता है, डिमेट अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, तो इंट्राडे का मतलब होता है सेम डे बाइंग सेलिंग। डिलीवरी क्या होता है? डिलीवरी तो आप
शेयर एक्चुअली परचेज करते हैं वो आपके अकाउंट में आते हैं 2 दिन के बाद, मतलब टोटल 3 दिन में वो शेयर आपके अकाउंट में आएंगे। ध्यान से सुनना, अगर आज मंडे हुआ है, आज मंडे, अगर मैं आज बाइंग करता हूं, ठीक है, आज बाइंग करता हूं, तो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तीसरे दिन आपके अकाउंट में वो शेयर आएंगे। इतना टाइम लगता है, और ये सबसे शॉर्टेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग साइकिल, ठीक है, ये सबसे शॉर्टेस्ट साइकिल है, बहुत ही शॉर्टेस्ट इंडिया में। तो अगर आप आज बाय करते हो, डिलीवरी में आज बाय करते हो, तो तीसरे दिन वो आपके अकाउंट में जमा होते हैं। अभी एक नया रूल चेंज हुआ है, अगर आपको बाइंग सेलिंग करना है तो 20% मार्जिन आपके अकाउंट में रखना पड़ेगा, तभी आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। देखो ऐसी स्क्रीन होती है, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे ना, तो ऐसी एक स्क्रीन होती है जहां पे फ्लक्चुएशन होता है, ऐसी एक स्क्रीन होती है। आपने स्टॉक मार्केट की कंपनी अगर ऑफिस में गए होंगे तो ऐसी स्क्रीन देख, रेड का मतलब है डाउन हो रहा है। देखो यहाँ पे ऊपर कुछ दिख रहा है आपको, निफ्टी, देखो निफ्टी मतलब ये एनएससी है, एनएससी निफ्टी, और सेंसेक्स मतलब बीएससी है। देखो बाय सेल करना है तो ऑप्शन होते हैं, बाय सेल, यू कैन बाय, यू कैन सेल इट। चलो सेटलमेंट साइकिल, ये सेटलमेंट साइकिल कितने दिन की होती है हमने अभी समझा दिया, T+2। सेटलमेंट साइकिल इंडिया में क्या है, T+2। T+2 मतलब आज ऑर्डर डालते हैं तो 2 दिन के बाद, मतलब बुधवार को आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये सेम टू सेम एग्जांपल है। नाउ एसेंशियल फॉर ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट, अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आपके पास मैंडेटरीली डिमेट अकाउंट होना चाहिए। कौन सा अकाउंट होना चाहिए, डिमेट अकाउंट, डीमटेरियलाइज अकाउंट होना चाहिए, तभी आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक केस सुना था, पता है, अभी भी 2019 सपोज अप्रैल में गवर्नमेंट ने ऐसे रूल, 2019 तक काफी लोग ऐसे थे जिसके पास सर्टिफिकेट में शेयर थे। 2019 तक काफी लोग ऐसे थे, मैंने एक इंटरव्यू सुना था, वो एक स्टॉक मार्केट की न्यूज चैनल आती है, उस पे सीएनबीसी पे मैंने एक इंटरव्यू सुना था 2019 में। किसी ने, क्लाइंट ने कॉल किया था, वो हेल्प का आता है ना, तो कॉल किया था कि सर मैं कबाड़ साफ कर रहा था और मेरे दादाजी के कुछ मुझे कागज मिले हैं कोई कंपनी के, ठीक है, MRF था शायद, आई फॉरगेट इट, शायद MRF कंपनी का वो शेयर था और सर्टिफिकेट था, क्योंकि दादा ने खरीदे होंगे फिर भूल गए। डीमटेरियलाइज करवाना पड़ता है, पता है, मटीरियलाइज करवाना पड़ता है, ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट होता है ना उसको ऑनलाइन ट्रांसफर करवाना पड़ता है, तब जाके डीमेट अकाउंट में आते हैं। अभी नहीं करवाना, अभी तो डीमेट अकाउंट में ही होता है, अभी तो जो होता है वो डीमेट, पहले की बात है। तो पहले वो, उसके दादा के पास एक MRF का सर्टिफिकेट था, उसने बोला कि सर मेरे पास सर्टिफिकेट है, इसका क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है स्टॉक मार्केट में। तो उसने बोला कौन से कंपनी का है MRF, तो उसने बोला उस टाइम पे MRF का 30,000 प्राइस चल रहा था एक शेयर का, 30,000, और उसके पास करीबन 100 शेयर थे, करीबन 100 से 30,000 इंटू 100, 30 लाख दादा का वारसा मिल गया उसको, समझ में आया। अभी अभी MRF का प्राइस कितना पता है, 59,000, एक शेयर का 59,300 यस्टरडे, एक शेयर खरीदना है तो सोचो, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सोच के काम करना चाहिए। चलो फटाफट आगे जाते हैं, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो पहले डीमेट अकाउंट चाहिए। 3 तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहले आप ब्रोकर्स को कॉल करो कि भाई मिस्टर ब्रोकर्स, मुझे इतने शेयर रिलायंस के 10 शेयर बाय कर ले, तो वो बाय कर लेगा, रिलायंस के 10 शेयर सेल कर दे तो वो कर देगा। यू कैन कॉल टू ब्रोकर्स अगर आपको नहीं आता है तो। फर्स्ट मेथड, अगर आपको स्टॉक मार्केट में बाइंग सेलिंग करना है तो। दूसरा मेथड, कंप्यूटर में या लैपटॉप में वो सॉफ्टवेयर अभी तो आता है, जो आप सॉफ्टवेयर डाल देंगे तो आप खुद बाइंग सेलिंग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में खुद। थर्ड ऑप्शन, मोबाइल फोन में भी, देखो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मेरे मोबाइल फोन का है, ठीक है। बाय कौन है, देखो नीचे लिखा है सेल और बाय, तो ये भी पॉसिबल है, मोबाइल में भी कर सकते हैं। चलो इंडेक्स क्या होता है आपको पता है, इंडेक्स सिंपल हम समझते हैं, जो ये BSE बोलते हैं ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका इंडेक्स है सेंसेक्स, नीचे लिखा हुआ है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसका इंडेक्स है सेंसेक्स, और ये जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसको इंडेक्स को बोलते हैं निफ्टी 50। ये इंडेक्स क्या होता है पता है, सेंसेक्स 30 कंपनी से बना है और निफ्टी कितनी कंपनी से बना है, 50, इसीलिए निफ्टी 50 बोलते हैं। ये जो सेंसेक्स है ना, वो बैरोमीटर है इकोनॉमी। अगर सेंसेक्स अच्छा चल रहा है, स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है, इकोनॉमी इज गुड, ऐसा मानते हैं,
चलिए एक लास्ट टॉपिक हम समझते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो। ये प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है कि आप कितना पैसा डालेंगे तो कितना पैसा वापस मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट पॉइंट है कि कितना पैसा आप स्टॉक मार्केट में डालेंगे तो कितना पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। सपोज ये देखो नीचे है प्राइस पी रेशियो 10। ये 10 का मतलब क्या हो पता है? अगर आप 10 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, अगर आप 10 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा। और ये अगर पी रेशियो 30 है, मतलब आप 30 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 1 रुपीज मिलेगा। 30 इन्वेस्ट करेंगे तो 1 मिलेगा। आपको पता है पी का एक रूल है जो जनरली नहीं जानते हैं, पी रेशियो। अगर पी रेशियो 10 के नजदीक है, ये अवेलेबल है ऑनलाइन, दिस पी रेशियो इज अवेलेबल, और आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर पी रेशियो 10 के नजदीक में है तो आपको बाय करना चाहिए, शेयर्स बाय करने चाहिए। मतलब पी रेशियो 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक है तो आपको बाय करना चाहिए। लेकिन अगर पी रेशियो 30 के नजदीक में, 30, 29, 28, 27, 25 तक है तो आप अभी इन्वेस्ट मत करो। आपको आइदर आप रुक जाओ या सेल करो, बाय मत करो। जब पी रेशियो 10 के नजदीक में बाय करो, इन्वेस्ट करो। पी रेशियो 30 के नजदीक में बाय मत करो, वैसे ही बैठे रहो, मतलब सेल कर दो, ऐसा है तो। ये उसका बेसिक फंडामेंटल है। तो फिर भी काफी लोगों को खुजली होती है कि सर पी रेशियो बी रेशियो कुछ नहीं होता है। तो ट्राई करके हम एक एग्जांपल देखते हैं। चलो देखते हैं पी रेशियो कितना था और रिटर्न कितना है। देखो 1999 में पी रेशियो था 12। मैंने क्या बताया? पी रेशियो 10 के नजदीक में है तो इन्वेस्ट करो। 1999 में पी रेशियो वॉज 12। देखो उस टाइम पे रिटर्न कितना मिला था? 105% रिटर्न, 105%। 2003 में जब पी रेशियो 11 था तो रिटर्न मिला था 1116%। 2008 में जब पी रेशियो 10 था, ये एक्चुअल डेटा है, तब रिटर्न मिला था 130% रिटर्न। देखो पी रेशियो 10 के नजदीक में, इन्वेस्ट करो रिटर्न मिलेगा। चलो एक रिवर्स एग्जांपल लेते हैं। फेब 2000 में जब पी रेशियो 28 के नजदीक था, ज्यादा था, तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। कितना रिटर्न मिला? देखो -53%। इन जन 2008 पी रेशियो अगेन 28, रिटर्न -64। तो सिंपल फंडामेंटल है, पी रेशियो नियर टू 10 इन्वेस्ट, पी रेशियो नियर टू 30 डाइवेस्ट। डाइवेस्ट का मतलब होता है सेल कर दो। चलो एक स्टोरी देखते हैं। एक मिथ्स होता है पता है, कभी ब्रोकर्स पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, इंफॉर्मेशन पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। पता है क्यों? देखो एक स्टोरी है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, 2 जन बात कर रहे हैं। आई एम एक्सेलिंग इन मार्केट। क्या बोला है? आई एम एक्सेलिंग इन मार्केट। मैं मार्केट में एक्सेलेंट हूं, एक्सेलेंट। वो क्या बोला? आई एम एक्सेलिंग। तो किसी ने सुन लिया कि भाई वो तो क्या, देखो यहाँ पे लिखा है ही इज सेलिंग इन मार्केट। देखो उसने इंटरप्रेट क्या किया, ये बोल रहा था आई एम एक्सेलिंग इन मार्केट, मैं मार्केट में एक्सेलेंट हूं। बट इसने क्या सुना? ही इज सेलिंग इन मार्केट, ही इज सेलिंग इन मार्केट, सेल इन मार्केट। तो देखो वो कुछ और बोलना चाह रहा था और रूमर्स क्या हुआ? सेल। तो सबने सेल कर दिया। सेल करते हैं तो प्राइस डाउन आता है, ऐसा कुछ समय के लिए होता है। तो रूमर्स को ध्यान में नहीं लेना है, सुनना नहीं है, एनालिसिस करना है और इन्वेस्ट करना है। एक और एग्जांपल है, देखो बाय टू द मार्केट। बाय टू द मार्केट मतलब मैं छोड़ रहा हूं मार्केट, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। बाय मतलब BUY नहीं है। देखो उसने क्या बोला? बाय टू द मार्केट, मतलब मार्केट को अभी बाय कर दो, कुछ मत करो। तो इसने सुन लिया विंडो से, तो उसने दूसरे को क्या बोला? बाय, मतलब सबको बोला कि बाय करो। वो बाय करने का बोल रहा है, एक्सपर्ट बोल रहा है कि बाय करो। भाई वो बाय करने को नहीं बोल रहा था, वो तो बाय करने के लिए बोल रहा था। तो ऐसे स्टॉक मार्केट में अनपढ़ लोग होते हैं, काफी होते हैं, जिसके कारण मार्केट अप डाउन होता है। क्लियर? और दीज आर द फ्यू websites you can refer for the finance. Clear? So this way you can understand how the market fundamentals हैं in money in the stock market, जिसका आप यूज करके आप buying and selling कर सकते हैं। Clear? तो currently we are not going. Now let's calculate, मतलब let's understand the return. We buy an apple at ₹20 और हम दूसरे दिन उसको 22 में बेच रहे हैं। देखो रिटर्न कैसे गिनते हैं,
इज इक्वल टू, दो मेथड है, ln लिखते हैं, ln फिर नया प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस, ln इन ब्रैकेट न्यू प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस। चलो इनटू परसेंटेज कर देते हैं, रुक जाओ, परसेंटेज में चाहिए ना हमको, तो 100। चलो कितने परसेंट रिटर्न मिला बोलो, ये इन्वेस्टमेंट से एक ही दिन में कितने परसेंट रिटर्न मिला? 9%। ये तो एफडी भी नहीं देता है। अगर आपने कल 20 रुपए का शेयर खरीदा है और अगर आप 22 में आज बेचेंगे तो आपको डायरेक्टली 9.53% रिटर्न मिलेगा। रिटर्न का मतलब, आप एफडी करते हो, तो 7% इंटरेस्ट होता है ना, वो रिटर्न ही है। आपको जितना फायदा होता है उसको फाइनेंस में रिटर्न बोलते हैं, ठीक है? तो ये स्टॉक मार्केट में भी पॉसिबल है, सिंपल। सो दिस वे you can calculate the return. Thanks for joining the lecture.